हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। ये फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ये सब आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें सभी फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एग्जाम्स से लेकर के और बियॉन्ड एग्जाम्स, मतलब हमारे डेली लाइफ से भी ये जो फ्रेजल वर्ब्स है काफी ये मतलब रखते हैं। चलिए आज की इस फ्रेजल वर्ब के स्टार्ट किया जाए ऑन अप टू से। देखिए, ऑन अप टू का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज को ऑन अप टू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को स्वीकार करते हैं। मतलब आप मानते हैं कि हाँ, हमने ये चीज किया है। ठीक है ना। जिम्मेदारी लेना, किसी चीज के करने की जिम्मेदारी लेना, ठीक है ना, किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेना, स्वीकार करना, ये ऑन अप टू का मतलब होता है। अगर इसको सिंपल अगर भाषा में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा टू एडमिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि टू के बाद, आमतौर पर क्या होता है, टू के बाद वर्ब का है ना पहला रूप हम लोग यूज करते हैं, मतलब टू के बाद V1 होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें टू होंगे और उसके साथ हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ गिने चुने, ऐसे नहीं है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे टू हैं जिसके बाद V4 का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे टू में एक टू है ना ऑन ऑफ टू भी है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ऑन ऑफ टू के बाद अगर हम वर्ब का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो होगा वो V1 के बजाय, V1 का इस्तेमाल नहीं होगा, V1 के बजाय हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात वन ऑफ टू के बाद, ऑन ऑफ टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो जीरन रूप में होगा। हमको एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको दिखाना चाहेंगे कि ऑन ऑफ टू का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी वाक्य में। जैसे देखिएगा, उसने चलिए चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। चलिए, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। चलिए, अगर इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते तो कैसे लिखेंगे, ही ऑन अप टू मतलब स्वीकार करना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन अप टू। चलिए, अब हमें स्टील है ना, अब हमें स्टील शब्द का प्रयोग करना है इस वाक्य में। क्या आपको अभी कहा गया है कि ऑन अप टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 में होगा, तो ही ऑन अप टू स्टीलिंग, ठीक है ना। चलिए, इस लाइन को और रेलेवेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ रहे हैं। चलिए, अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही ऑन अप टू स्टीलिंग द थिंग्स, उसने चीजों को चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑन अप टू, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा फ्रेजल वर्ब है वो पीटर आउट। देखिए, यदि कोई चीज यदि पीटर आउट होता है वो धीरे धीरे जाकर के खत्म हो जाता है। धीरे धीरे समाप्त होना, किसी चीज का अचानक समाप्त नहीं होना, धीरे धीरे समाप्त होना, ये पीटर आउट कहलाता है। अब इस फ्रेजल वर्ब का जवाब हम फ्रेजल वर्ब से देना चाहते हैं, मतलब इसका सिनोनिम्स हम फ्रेजल वर्ब से देना चाहते हैं। ठीक है, तो समाप्त होने के लिए और हमारे पास कितने फ्रेजल वर्ब है थोड़ा सा देख लेते हैं। फिजल आउट, समाप्त हो जाना। फेड अवे, खत्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। ड्विंडल अवे, कोई चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना, क्षीण हो जाना। और डाई अवे मतलब समाप्त होना है। सबका एक ही मतलब है कि समाप्त हो जाना। हमको कहना है कि एक अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन समर्थन के अभाव में अभियान धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब अभियान चला नहीं। हमको ऐसे लिखना है कि समर्थन के अभाव में उसको लोगों से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। समर्थन के अभाव में अभियान समाप्त हो गया। अब अचानक समाप्त नहीं, ऐसी चीज होती धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अभियान समाप्त हो गया, किसी चीज का अभियान चलाया गया था, समाप्त हो गया। चलिए, अब हम पीटर आउट का यूज करके हम इस वाक्य को डील करना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए पहले अभियान समाप्त हो गया, पहले हम इतना पहले लेके चलते हैं, द कंपेन। अभियान के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं द कंपेन। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस है, समाप्त होने के लिए वर्ड पीटर आउट हम लिख सकते हैं। हालांकि हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। चलिए, द कंपेन। चलिए, अब ये पास्ट टेंस में है तो कैसे ये बनेगा, पीटर आउट, पीटर आउट। चलिए, अब क्या है, आपको समर्थन नहीं मिला, ठीक है ना। फॉर द लैक ऑफ ना सपोर्ट,
फॉर द लैक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट नहीं मिला और इस कारण से जो है वो अभियान जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। चलिए हमारा जो थर्ड जो फ्रेजल वर्ब है वो है पाइन अवे। देखिए पाइन अवे का मतलब क्या होता है, गम से, दुख से आप बहुत दुबले हो जाते हैं, दुख में हैं, आप खाते पीते नहीं है, शोक, दिन भर शोक में डूबे हुए हैं, दुबले हो गए और कमजोर हो गए हैं। हमको कहना है कि जैसे कि किसी महिला की पति मर गया, तो जब से उसका पति मरा है ना वो एकदम दुबली हो गई है, दुख में, गम में, हमको ऐसा कहना है। ठीक है, हम कैसे इसी बात को अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, है ना, कि हम ऐसे लिख सकते हैं सिंस, ठीक है ना, हर हस्बैंड डाइड, है ना, सिंस हर हस्बैंड डाइड, जब से उसके पति मर गए हैं। चलिए तो वो क्या हो रही है ना, वो जो महिला है एकदम दुबली पतली हो गई है, कैसे लिखेंगे, है ना, सी हैज, ठीक है ना, सी हैज पाइंड अवे, सी हैज पाइंड अवे। तो पाइन अवे का मतलब क्या होता है, गम में, दुख में डूब करके अपने स्वास्थ्य को गिरा लेना, दुबला पतला हो जाना, कमजोर हो जाना। ठीक है, चलिए हम लोग बात को हम इसी तरह से और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज, पाइन अवे बहुत अच्छा वर्ड है। पाइन अवे का मतलब होता है दुख में, गम में होकर के अपने स्वास्थ्य को गिरा लेना। चलिए प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेना, कम महत्व देना। ठीक है ना, अगर आप कोई चीज को अगर प्ले डाउन करते हैं, आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, ठीक है ना, उस चीज को ज्यादा आप सीरियसली नहीं लेते हैं, कम महत्व देते हैं, तो आप इसको प्ले डाउन करते हैं। प्ले डाउन का सिनोनिम्स क्या होगा, डाउन प्ले। देखिए इसको रिवर्स करके भी डाउन प्ले, ये सब पेपर में इस्तेमाल होने वाले ये सब वर्ड है, डाउन प्ले। अगर आप किसी चीज को डाउन प्ले करते हैं तो आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। चलिए मेक लाइट ऑफ, मिनिमाइज और अंडर वैल्यू, सबका एक ही मतलब होता है कि किसी चीज को खास महत्व नहीं देना। देखिए कहने का मतलब है कि देश में अनाज का अकाल है या नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज को ना गंभीरता से नहीं ले रही, ज्यादा महत्व नहीं दे रही है, ताकि लोगों में डर ना हो जाए। यदि सरकार ये कह दे कि पर्टिकुलर कोई चीज का अकाल है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में खरीदारी का एक मतलब पैनिक समा जाएगा। फिर जिनके पास पैसे रहेंगे वो खरीद लेंगे, नहीं पैसे, जिनके पास पैसे नहीं वो नहीं खरीद पाएंगे, तो लोगों में एक तरह से पैनिक हो जाएगा। तो लोगों में पैनिक ना हो, लोगों में दहशत ना फैले, इसलिए सरकार कोई चीज को लाइटली ले रहा है ना, उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा। हमको यही बात कहना है कि सरकार जो है वो अनाज संकट को, अन्न संकट को ज्यादा महत्व नहीं दे रही है, क्योंकि है ना, लोग पैनिक ना हो, लोग दहशत में ना हो, हमको यही लिखना है। ठीक है ना, चलिए कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट इज, इसी चीज को लिखना, द गवर्नमेंट इज प्लेइंग डाउन, ठीक है ना, मतलब कम महत्व दे रही है, ज्यादा उसको ध्यान नहीं दे रही है, प्लेइंग डाउन, है ना, फूड क्राइसिस। चलिए फूड क्राइसिस को वो ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दे रही है ना। द गवर्नमेंट इज प्लेइंग, है ना, प्लेइंग डाउन फूड क्राइसिस सो दैट, ताकि, है ना, पीपल डोंट गेट पैनिक, है ना, पीपल डोंट, है ना, डोंट गेट पैनिक, ताकि जो लोग हैं ना वो दहशत में ना आए। चलिए तो ये प्ले डाउन है। आप कोई चीज के सीरियसनेस को ना प्ले डाउन करते हैं, मतलब उसके सीरियसनेस को आप लाइटली लेते हैं, तो ये प्ले डाउन का मतलब है किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेना। चलिए हम आते हैं नंबर, हमारा बहुत अच्छा एक हमारा फ्रेजल वर्ब है प्रिजाइड ओवर। देखिए अगर आप कोई चीज को प्रिजाइड ओवर करते हैं, मतलब आप उसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए तो ये सब पेपर में इस्तेमाल होने वाले नियमित रूप से ये आपको फ्रेजल वर्ब दिखाई देंगे। ठीक है, अध्यक्षता करना। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, टू लीड, है ना, बी इन चार्ज ऑफ। हमको कहना है कि मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। बहुत साधारण तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मीटिंग की अध्यक्षता, हमको कहना है कि मीटिंग की अध्यक्षता, मीटिंग की अध्यक्षता, है ना, प्रधानमंत्री ने की। चलिए या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग की अध्यक्षता की, हिंदी इधर उधर हो सकता है, प्रधानमंत्री ने की। चलिए हम इसको सीधे कैसे बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर। अगर यही बनाना है तो कैसे लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब है अध्यक्षता करने के लिए वर्ड है, हम लोग लेके चल रहे हैं प्रिजाइड ओवर, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया तो उसका V2 हम लोग करेंगे प्रिजाइडेड ओवर। और द मीटिंग, क्यों, कोई खास मीटिंग है इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है, द मीटिंग। हमारा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रिजाइड ओवर अगर आप किसी चीज की करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज को प्राप्त कर पाना, कोई चीज को करने में सफल होना। अगर आप कोई चीज को पुल ऑफ करते हैं मतलब आप उसको करने में सफल होते हैं। ठीक है ना, सफल होना, किसी कार्य को कर पाना, प्राप्त करना, ये सब पुल ऑफ का मतलब है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स, इसके अच्छे सिनोनिम्स हैं मौजूद। अकॉम्प्लिश प्राप्त करना, अचीव प्राप्त करना, ब्रिंग ऑफ और सक्सीड मतलब सफल होना।
चलिए हमको कहना है कि कोई व्यक्ति है वो डील को कर पाने में, मतलब डील कर लिया, डील को डन कर लिया, हमको ऐसे कहना है। कैसे लिखेंगे? एकदम साधारण से तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। ही पुल्ड ऑफ द डील। ही पुल्ड ऑफ द डील का मतलब क्या हुआ कि वो डील जो करार था है ना, वो करार को कर पाने में सफल हुआ, वो करार को कर पाने में सफल हुआ। चलिए पुट समथिंग आउट, आग बुझाना, ठीक है ना। आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश का ना बहुत ज्यादा, इसका सिनोनिम्स एक्सटिंग्विश है, एक्सटिंग्विश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पुट आउट तो ये तो फ्रेजल वर्ब है ही, लेकिन एक्सटिंग्विश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए आग में पानी डाल करके आग बुझाना है ना, इसके लिए एक डाउस, डाउस भी बहुत, देखिए आग बुझाने के लिए सब बहुत बेहतरीन वर्ड है, डाउस, एक्सटिंग्विश, पुट आउट, इनका ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमको कहना है कि बिल्डिंग में लगे आग को बुझाने के लिए है ना, फायर फाइटर्स यानी कि जो दमकल वाले हैं है ना, आप समझ रहे हैं कि दमकल वाले कौन होते हैं, तो जो फायर फाइटर्स को बुलाया गया, भवन में आग लगा था उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। हम कैसे लिखेंगे? द फायर फाइटर्स, द फायर फाइटर्स, ठीक है ना। चलिए द फायर फाइटर्स है ना, वर कॉल्ड, इनको बुलाया गया, वर कॉल्ड क्या करने के लिए? टू पुट आउट द फायर, पुट आउट द फायर। अगर यह पुट आउट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास वर्ड था एक्सटिंग्विश, हमारे पास वर्ड था डाउस, ठीक है। द फायर फाइटर्स वर कॉल्ड टू पुट आउट द फायर इन द बिल्डिंग, यानी कि भवन में लगे आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। तो अगर आप कोई चीज को पुट आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आग बुझाते हैं। चलिए देखते हैं रैंप अप। बहुत ये समझ कि लॉकडाउन के दौरान, कोविड क्राइसिस के दौरान ये रैंप अप पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। रैंप अप का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, है ना, कि खास तौर पर क्या बढ़ाना? विशेष तौर पर गति बढ़ा देना, आकार बढ़ा देना, किसी चीज की उत्पादन बढ़ा देना। उन दिनों बहुत जोर दिया गया था पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, इन चीजों के उत्पादन बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया था। तो वो समय जो था जब कोविड, जब महामारी जब फैला था, तो उस समय के मतलब लेखन में कहिए, न्यूज में कहिए, रैंप अप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। चलिए अगर हमको यही कहना है कि मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने उत्पादन बढ़ा दिया, ठीक है, मांग को पूरा करने के लिए, मांग पूरा करने के लिए ठीक है ना, कंपनी ने उत्पादन बढ़ा दिया। चलिए अब इसको हमको लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? टू मीट द डिमांड, है ना। टू मीट मतलब पूरा करना, यहां पर होगा टू मीट डिमांड, आप ऐसे लिख सकते हैं, टू मीट डिमांड, मांग पूरा करने के लिए। द कंपनी, चलिए द कंपनी, आप यहां पर इंक्रीज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वाक्य को बनाना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब के माध्यम से, हम इसे बनाना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब के माध्यम से। इसका सिनोनिम्स इंक्रीज है, हम इंक्रीज से भी सेंटेंस को डील कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब। टू मीट डिमांड द कंपनी रैम्प्ड अप, ठीक है ना। रैंप अप मतलब बढ़ा देना, पास्ट टेंस है तो रैम्प्ड अप है ना, प्रोडक्शन, रैंप अप प्रोडक्शन। तो चलिए कंपनी ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। चलिए हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है रॉम्प थ्रू। रॉम्प थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आसानी से कर लेना, बिना मुश्किल का उस चीज को है ना कर लेना, ये रॉम्प थ्रू होता है। चलिए टू डू समथिंग इजिली एंड क्विकली, आसानी से कर लेना और जल्दी कर लेना, ये सब पेपर में इस्तेमाल होने वाले सब फ्रेजल वर्ब से, और ये एग्जाम्स के लिए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमको कहना है कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि उसने आसानी से परीक्षा पास कर लिया, आसानी से परीक्षा निकाल लिया, हमको ऐसे कहना है। इसको हम इजिली लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ही रॉम्प्ड थ्रू, पास्ट टेंस में अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही रॉम्प्ड थ्रू द एग्जाम, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने एग्जाम को आसानी से पास कर लिया। चलिए आते हैं स्कूप समथिंग अप। देखिए स्कूप समथिंग अप का मतलब क्या होता है? आसानी से जीत लेना, कोई चीज को आना जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं होना, आसानी से जीत लेना। क्या आसानी से जीत लेना? विशेष तौर पर प्राइज या पैसा, है ना। आप कोई प्राइज को आसानी से जीत लेते हैं, कोई आपको टक्कर नहीं देता है तो आप उसको स्कूप अप करते हैं, ठीक है ना। स्कूप अप का मतलब होता है किसी चीज को आसानी से जीत लेना, विशेष तौर पर पैसा और प्राइस। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है? टू विन समथिंग इजिली, आसानी से उसको जीत लेना। हमको कहना है कि इस साल कोई फिल्म है और सारे प्राइज को उसने जीत लिया है, सारे अवार्ड्स को जीत लिया है। हमको कहना है हम कैसे लिखेंगे? दिस ईयर द मूवी, कोई मूवी है, ठीक है ना, द मूवी हैज, है ना, स्कूप्ड अप, देखिए कैसे लिख रहा हूं, स्कूप्ड अप, है ना, ऑल अवार्ड्स, है ना,
स्कूप्ड अप ऑल अवार्ड्स, उसने सारे अवार्ड्स को जीत लिया है। तो अगर आप कोई प्राइस को या मनी को स्कूप अप करते हैं तो आप उसे जीत लेते हैं। चलिए, सब्सक्राइब टू का मतलब क्या होता है? सहमत होना, किसी विचार या सिद्धांत का समर्थन करना। अगर आप किसी से सहमत होते हैं, आप उसके प्रति आप सब्सक्राइब टू होते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एग्री विथ और टू सपोर्ट। ठीक है, चलिए, हमको कहना है कि मुझे खेद है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। हमको कहना है कि मुझे खेद है, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना? मुझे खेद है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। मुझे खेद है, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। चलिए, तो ये सब स्पोकन है ना, ये सब स्पोकन फ्रेजेज हैं। ये सब जितने भी वाक्य हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं, ये सभी के सभी इनफॉर्मल सेंटेंस है और ये बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। चलिए, मुझे खेद है, कैसे इसको लिखेंगे? आई एम आफ्रेड। देखिए, आई एम आफ्रेड का एक अलग मतलब ही होता है। यहाँ आफ्रेड का मतलब भयभीत नहीं, आई एम आफ्रेड का मतलब होता है एक बहुत अच्छा यहाँ पर है, आई एम आफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी। आई एम आफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर आफ्रेड का मतलब डरा हुआ नहीं, हमें ये समझना चाहिए। आई एम आफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी। तो मुझे खेद है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आई एम आफ्रेड, आई कांट या आई डोंट ऐसे बना सकता हूं। आई डोंट सब्सक्राइब टू, आई डोंट सब्सक्राइब टू योर व्यूज। चलिए, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। चलिए, थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोप देना जबरन, ठीक है ना? किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोप देना जबरन। एक्सप्लेनेशन इसका कैसे लिखेंगे? टू फोर्स ए पर्सन टू एक्सेप्ट, कोई चीज आपको बाध्य किया जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। टू इम्पोज, थोपना के लिए एक सिंगल अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इम्पोज, अगर आप कोई चीज किसी पर इम्पोज करते हैं तो आप उस पर थोप देते हैं। देखिए, आज के संदर्भ में क्या है? आज के संदर्भ में लोग महान है चाहे नहीं है, ठीक है ना? इससे मतलब नहीं है ना महानता उन पर थोप दी जाती है, नहीं भाई आप महान है, भले वो आदमी चाहे जैसा हो, लेकिन आज के समय में ना महानता किसी व्यक्ति पर थोप दी जाती है कि आप महान हैं। चलिए, उसके बहुत सारे समर्थक हैं, समर्थकों ने हल्ला मचा दिया कि पर्टिकुलर व्यक्ति महान है, तो हर कोई उसको महान मानने लगेगा, क्योंकि महान बोलने वाले इतने लोग हैं। हमको कहना है कि मतलब उस पर महानता थोप दिया गया कि नहीं भाई आप महान हो, आपने महानता को प्राप्त नहीं किया है, आपने थोपवा लिया है कि भैया हमको कहो कि मैं महान आदमी हूं, ठीक है? अब उसने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है, भाड़े पर ले लिया है ये बात कहलवाने के लिए कि मैं महान हूं। तो हमको कहना है कि महानता उस पर थोप दिया गया है, भाई आप महान हो। चलिए, कैसे लिखेंगे? ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ग्रेटनेस, ठीक है ना, इज थ्रस्ट। देखिए कैसे इसको लिख रहा हूं, है ना? थ्रस्ट का भीतरी भी थ्रस्ट ही होगा। ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन हिम, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि महानता उस पर थोप दिया गया है, मतलब उसने महानता को प्राप्त नहीं किया है, मतलब लोग उसको ना, उसके जो भाड़े के टट्टू हैं वो उसको महान महान कह रहे हैं। चलिए, हमको कहना है कि बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही, है ना, परिवार की जिम्मेदारी उस पर थोप दिया गया, मतलब समय ने परिवार की जिम्मेदारी उस पर थोप दी। हमको ऐसा कहना है कम उम्र में ही। कैसे लिखेंगे? द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ फैमिली वाज थ्रस्ट अपॉन हिम, ठीक है ना, एट अर्ली एज, यानी कि कम उम्र में ही, है ना, परिवार चलाने की जिम्मेदारी उस पर थोप दिया गया। तो ये थ्रस्ट अपॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोप देना। चलिए, हम लोग आते हैं फ्रेजल वर्ब 13 की तरफ। टाइडी समथिंग अप का मतलब क्या होता है? अगर कुछ को टाइडी करते हैं, आप सुव्यवस्थित करते हैं, सजाते हैं, है ना, आप उसको क्लियर अप करते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्लियर अप, पुट इन ऑर्डर, ठीक है ना? चलिए, हमको कहना है कि उसने दिन भर, मतलब उसने घर को सजाने में दिन भर ले लिया, मतलब घर को डेकोरेट करने में दिन भर ले लिया। कैसे लिखूंगा? ही टुक ऑल डे, है ना, ही टुक ऑल डे, है ना, इन टाइडिंग अप, he took all day in tidying up, ठीक है ना, tidying up the house, यानी कि घर को, है ना, घर को डेकोरेट करने में उसने पूरा दिन ले लिया। चलिए, हमारा अगला जो है वो क्या है?
ट्रिपल विथ का मतलब क्या होता है? खिलवाड़ करना, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं, उसको आप ज्यादा सीरियस रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होगा? टू ट्रीट लाइटली, आप किसी से ना बहुत लाइटली पेश आते हैं। टू ट्रीट विदाउट रेस्पेक्ट, आप किसी से ना विदाउट रेस्पेक्ट ट्रीट करते हैं, इसी को कहते हैं खिलवाड़ करना। हमको कहना है कि मेरे भावना के साथ मत खिलवाड़ करो, मेरे भावना के साथ मत खेलो। हमको कहना है कि मेरे भावना के साथ मत खिलवाड़ करो, है ना, मेरे भावना के साथ मत खिलवाड़ करो, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए कैसे कहेंगे? डोंट। चलिए खिलवाड़ करने के लिए क्या हम लोग फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं? ट्रिपल विथ, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? डोंट ट्रिपल विथ माई फीलिंग्स, डोंट ट्रिपल विथ माई फीलिंग्स। हो गया कि मेरे भावना के साथ खिलवाड़ मत करो। चलिए हम आगे चलते। वियर ऑफ, देखिए वियर ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी वाहन का चलते चलते अचानक मुड़ जाना, किसी तरीके से ये वियर ऑफ होता है, ठीक है। चलिए टू सडनली चेंज डायरेक्शन, हमको कहना है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, अचानक मुड़ गया, किसी कारण से मुड़ गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गया, हमको ऐसा लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? हिज कार वियर ऑफ द रोड, यानी कि रोड से सरक गया, वियर ऑफ द रोड, ठीक है ना। एंड क्रैश्ड इनटू ए ट्री, और एक जाकर पेड़ से टकरा गया, एंड क्रैश्ड इनटू ए ट्री, और एक पेड़ से जाकर टकरा गया। तो अगर कोई चीज को वियर ऑफ होता है, खास तौर पर वाहन, तो इसका मतलब है कि चलते चलते अचानक मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए वियर आउट का मतलब थका देना, है ना, वियर आउट का मतलब थका देना। चलिए फैटिग, इसका साइनो है एग्जॉस्ट और टायर आउट, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर आपको वियर आउट करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको थका देता है। हमको कहना है कि कड़ी मेहनत मुझे, है ना, सचमुच में मुझे थका देता है। कैसे लिखूंगा? हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क, ठीक है ना। चलिए, है ना, वियर्स, है ना, मी आउट, है ना, कठिन मेहनत मुझे थका देता है। एकदम आसानी से इन फ्रेजल वर्ब्स को समझा जा सकता है। ये सभी के सभी फ्रेजल वर्ब्स आपको नियमित रूप से अगर आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं इंग्लिश में, तो आपको ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। चलिए विंड अप का मतलब क्या होता है? किसी काम को बंद कर देना, रोक देना, किसी वजह से किसी काम को बंद कर देना, रोक देना, है ना, ये विंड अप होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? टू फिनिश, टू क्लोज। हमको कहना है कि पैसा रुक गया, इसलिए रिसर्च जो हो रहा था, रिसर्च भी रुक गया, रिसर्च को रोकना पड़ा, रिसर्च को बंद करना पड़ा, क्योंकि पैसे अब आना बंद हो गए थे। रिसर्च के लिए जो पैसा चाहिए था, पैसे आना बंद हो गए थे। हमको यही बात लिखना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? चलिए हम इसको यहां से थोड़ा डील करते हैं। कैसे इसको लिखेंगे, है ना? द रिसर्च, कोई किसी बात पर रिसर्च चल रहा था, ठीक है ना, रिसर्च को बंद करना पड़ा। द रिसर्च हैड टू बी, देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, हैड टू बी। विंड का वुंड हो जाएगा ना, बी के बाद V3 चाहिए, तो V3 क्या होगा? विंड का वुंड हो जाएगा, विंड अप। चलिए बिकॉज, क्योंकि, क्यों भाई? क्योंकि, ठीक है ना। चलिए पैसा बंद हो गया था, बिकॉज, है ना, कैसे लिखेंगे? बिकॉज द फंडिंग, है ना, क्योंकि जो फंडिंग, जो पैसा था, है ना, पैसा भी रुक गया था, इसलिए क्या करना पड़ा? इसलिए ना रिसर्च को बंद करना पड़ा। हमको कहना है कि चलिए अब हो गया, अब मीटिंग बंद किया जाए। हमको ऐसे कहना है कि चलिए मीटिंग बंद करते हैं, अब मीटिंग को बंद करते हैं। मीटिंग को कैसे लिखेंगे? लेटस, है ना, विंड अप द मीटिंग, है ना, लेटस विंड अप द मीटिंग, अब मीटिंग को फिनिश किया जाए, है ना, लेटस विंड अप द मीटिंग को ना फिनिश किया जाए, रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। चलिए वाइल अवे का मतलब क्या होता है? बेफिक्र से समय बिताना, मटर गश्ती करना। अगर आप वाइल अवे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप समय को, है ना, आप बिताते हैं। जैसे कि हमको कहना है कि वो समय को बिताता है दिन भर टीवी देख करके। कैसे लिखेंगे? ही वाइल्स अवे द टाइम, है ना, और वाचिंग टेलीविजन ऑल डे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो राइट ऑफ है। राइट ऑफ का मतलब होता है कर्ज माफ करना, ठीक है ना। राइट ऑफ, अगर आप डेट करते हैं, राइट ऑफ डेट करते हैं, राइट ऑफ लोन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको माफ करते हैं। डेट मतलब कर्ज होता है, ठीक है ना। अगर आप कर्ज या लोन को अगर आप राइट ऑफ करते हैं तो आप उसको माफ कर देते हैं। तो ये आप ये दोनों का मतलब कर्ज ही समझिए, डेट और लोन दोनों कर्ज ही होते हैं। तो अगर आप कुछ को राइट ऑफ करते हैं तो आप उसको माफ कर देते हैं। हमको कहना है कि खराब मानसून के कारण, मानसून खराब था, फसल अच्छे नहीं हुए, है ना, सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे इसका सेंटेंस? यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, ड्यू टू बैड मानसून। बैड मानसून का मतलब बारिश नहीं हुआ, गुड मानसून में बारिश होगा।
बैड मानसून में बारिश नहीं होगा। ड्यू टू बैड मानसून, अब तो फसल हुआ नहीं, चलिए द गवर्नमेंट चलिए है ना, चलिए द गवर्नमेंट हैज रिटर्न ऑफ, राइट का क्या हो जाएगा V3, रिटर्न ऑफ है ना लोन्स, उन लोनों को माफ कर दिया, ठीक है ना, टेकन बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर द्वारा लिया गया था, टेकन बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर्स द्वारा लिया गया था। तो अगर आप कोई चीज को राइट ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको माफ कर देते हैं। चलिए हमारा नंबर जो 20 जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो इस प्रकार से वाउच फॉर। वाउच फॉर का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का अच्छा होने का जिम्मा लेना। मैं जिम्मा लेता हूं कि ये चीज अच्छा है, मैं जिम्मा लेता हूं कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो इस तरह के जिम्मा लेने के लिए हम वाउच फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, गारंटी, सर्टिफाई, इसका भी मतलब होता है एक तरह से जिम्मेदारी लेना, जिम्मा लेना। चलिए हमको कहना है कि मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि वो एक अच्छा आदमी है, मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं, इस बात का जिम्मा लेता हूं, ठीक है ना, कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, हमको ऐसा कहना है। चलिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि वह एक अच्छा व्यक्ति, कैसे लिखूंगा, आई वाउच फॉर, जिम्मा लेने के लिए क्या हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, वाउच फॉर द फैक्ट दैट, कैसे लिखूंगा, द फैक्ट दैट, है ना, वो एक अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। चलिए तो बच्चों हमारे आज की इस वीडियो सेशन में इतनी सी बात हुई, जिसमें कि हम लोगों ने टॉप 20 फ्रेजल वर्ब्स को देखा है। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब्स के आपको और भी एक्साइटिंग वीडियो अभी आगे के दिनों में देखने को मिलेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप इसे अपने जो एक्वेंटेंसेस हैं, जो परिचित हैं, उन तक पहुंचाएं। आप अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि वीडियो को और अपग्रेड करने में हमें मदद मिल सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।